हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है। आप लोग देख रहे हैं मानविता क्लास। तो इस पर जो हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं, जैसे बीपीएससी का जो टाइमिंग का जो एग्जाम का टाइमिंग है 13 दिसंबर को कंफर्म कर दिया गया है। यदि 13 दिसंबर को ले लेता है तो 1 मंथ बचता है, यदि नहीं लेता है तो आगे बढ़ा सकता है, एक्सटेंड कर सकता है या नहीं। हमें तो नहीं लगता कि एक्सटेंड करेगा, क्योंकि वो 13 दिसंबर को प्रीफिक्स एकदम फिक्स ले लेगा। तो उसी के अनुसार हम लोग ने पूर्वावलोकन सीरीज जो बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक आता है उसी से हम लोगों ने उठाया है। तो हिस्ट्री, भूगोल और साइंस का 3 सीरीज हम एक महीना में जितना हो सके उतना मैं आप लोग के सामने रखूंगा। ज्यादा अच्छा से अच्छा क्वेश्चनों का चयन करके मैं यहाँ पर ही रखूंगा। हिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, एक होता है एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न। लेकिन जो हिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं उसमें से सबसे ज्यादा मॉडर्न से पूछा जाता है। किससे पूछा जाता है? सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वह किससे पूछा जाएगा? तो मॉडर्न से पूछा जाएगा। किससे? मॉडर्न हिस्ट्री से आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहेगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री, अभी मैंने प्राचीन भारत लिया है। प्राचीन भारत को मैंने 100 क्वेश्चन को चयन किया है। तो मैं प्राचीन भारत अभी आपको मैं क्वेश्चन यहाँ पर रखूंगा। तो प्राचीन भारत से मैं 100 क्वेश्चन रखूंगा। उसी तरह से भूगोल और साइंस का इसमें एक अहम रोल रहता है। जानते हैं बीपीएससी में साइंस आपसे कितनों कम तक 22, कभी कभी तो ये 30 भाई साहब ठेका देते हैं, 25, इतना के अप्रोक्स आपसे पूछ लिया जाएगा। 22, 23, 24, 25, 30 के अंदर और 20 से ऊपर साइंस आपसे पूछ लिया जाएगा। तो मैं साइंस के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि एक दृष्टि का क्यों सीरीज, ये अभी तो 1 महीना में नहीं पढ़ सकते, बाकी जितना हो सके देख लीजिए, ये पढ़ लीजिए। जो रेलवे का एक स्पीडी का बुक आता है समान विज्ञान, आप इसको पढ़ सकते हैं, ये भी बहुत आपके लिए फायदेमंद होगा। अब एक इसमें पूर्वावलोकन घटना चक्र में, तो मेरा भूगोल है फटा हुआ है, इसी का एक समान विज्ञान करके आता है, ये पढ़ लीजिएगा ना जो, तो इससे आपका क्या होगा, क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। इतना आपके लिए काफी है। इतना ये तीनों बुक में से कोई एक बुक आप पढ़ लीजिए, आपके लिए क्या है, एनफ है। तो इसको भी मैं साइंस, भूगोल और हिस्ट्री का सीरीज 1 महीने में चलाऊंगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि हाँ सर ये कर, इस पर वीडियो बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का रहा प्राचीन भारत का इतिहास। मैंने बोला था कि 100 क्वेश्चन इससे है, उसी से मैं देखूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का रहा कि भारत में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं? भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह डी, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। कहां से प्राप्त हुए हैं? इसका सही उत्तर डी, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को जिकारा बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 का रहा कि निम्नलिखित में से किसको कैथोलिक युग कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको कैथोलिक युग कहा जाता है? तो किसको कैथोलिक युग कहा जाता है? पूरा पाषाण युग को नहीं कहा जाता, नव पाषाण युग को नहीं कहा जाता, ताम्र पाषाण युग को क्या बोला जाता है? कैथोलिक युग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 3 का रहा कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानता किस रंग का उपयोग किया जाता था? समानता किस रंग का उपयोग किया जाता था? तो लाल है, फिर पांडु है, फिर नीला हरा और यहां दे दिया नीला। ये क्वेश्चन बीपीएससी प्री के 1995 में पूछा गया था। तो ये देखिए यहाँ पर 2 चीज दे दिया, नीला और हरा, और यहाँ पर सिर्फ दे दिया नीला। इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा कि जो हड़प्पा में जो बर्तनें बनाई जाती थी, मृदभांड बनाया जाता था और जो बर्तनों से रिलेटेड चुक्का कपटी बनाया जाता था, उस पर कौन सा रंग? समानता कहने का मतलब कि लमसम सभी बर्तनों पर किस चीज का रंग लगाया जाता था? किस कलर का? तो लाल कलर का रंग लगाया जाता था। जैसे जयपुर को गुलाबी शहर बोला था, लमसम वहां समानता जो घर होगा पिंक कलर से पेंट किया जाता है, इसलिए उसको गुलाबी कलर बोला जाता था। अब तो ऐसा नहीं है, लेकिन अभी भी उसको गुलाबी कलर के नाम से, गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं, पिंक सिटी ऑफ जयपुर। तो जयपुर को हम लोग जानते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा है? इस सिस्टम बड़ी खराब है, यहाँ से कैंसिल करिए फिर पेन लीजिए। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? पर बोला जा रहा है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल या प्राग ऐतिहासिक काल या यहाँ पर ऐतिहासिक काल यहाँ पर लिखा गया है सी में भी, और डी का आदि ऐतिहासिक काल। इसका जो सही उत्तर होगा वह डी होगा। कौन? आर्ध ऐतिहासिक काल। इसका सही उत्तर कौन होगा? आर्ध ऐतिहासिक काल। इसका जो सिंधु घाटी सभ्यता किस युग में पड़ता है? तो आर्ध ऐतिहासिक काल में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, अरे यार ये बहुत खराब सिस्टम हो रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसका सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? कि पक्की ईंट से बनी इमारत। सिंधु घाटी में पक्की ईंट से बनी इमारत होता था कि ना कि कच्चा घरों की। तो इसमें इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंट से बनी इमारत। सिंधु घाटी की सभ्यता का यही सबसे बड़ी विशेषता है कि पक्की ईंट से बनी इमारत, यही इसकी विशेषता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को चिका रहा बाबू। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह? सिकंदरिया नहीं, महास्थानगढ़ नहीं, लोथल, नागपट्टुम। तो इसका सही उत्तर होगा लोथल जो है हड़प्पा का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। जो लोथल, यदि आपसे पूछा जाएगा कि लोथल अभी प्रोजेक्ट में कहां पर पड़ता है, तो लोथल जो है अभी प्रोजेक्ट में कहां पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 का निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में? ये देखिए आ ही गया। तो अभी बताए थे कि जो लोथल है हड़प्पा कालीन का, हड़प्पा का बंदरगाह है जो कहां पर पड़ता है? इसका जो सही उत्तर होगा हड़प्पा कालीन स्थल जो गुजरात में हुआ कौन है? तो लोथल इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की ओर चलते हैं, 8 की ओर चलते हैं। 8 में क्या कर रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ था? टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ था। धौलावीरा, कालीबंगा, बानावाली, लोथल या विपरीत में से कोई नहीं। तो जो हल प्राप्त हुआ था बनावाली से प्राप्त हुआ था। कहां से? बनावाली से हल प्राप्त हुआ था, कालीबंगा से नहीं या धौलावीरा से नहीं। कहां से? बनावाली से हल प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा? देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? मतलब जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावाली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। जो बनावाली है कहां है? हरियाणा के फतेहाबाद जिले में बनावाली से क्या हल मिला है। और खेतों के निशान कहां से मिले हैं? तो खेतों के जो निशान मिले हैं वह कहां से मिला है? कालीबंगा से। जूते हुए खेतों के स्थान कहां से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। और यदि पूछा जाएगा कि टेराकोटा का जो हल प्राप्त हुआ वह कहां से मिला था, तो वह बानावाली से मिला था। किस राज्य में है? तो हरियाणा में। हरियाणा के किस जिले में है? तो फतेहाबाद जिले में बानावाली का टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ था। देखिए एक ही क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन निकल जाता है। यदि आपसे पूछा जाएगा कि टेराकोटा का जो हल प्राप्त हुआ था वह अभी किस राज्य में पड़ता है, तो हरियाणा में। हरियाणा के किस जिला में पड़ता है, तो फतेहाबाद में पड़ता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो कहां मिले थे? कालीबंगा इसका सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा बाबू? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? मतलब जो आदमी राखल दास बनर्जी, दयाराम साहनी, ये जो दोनों थे, दोनों क्या थे? उसमें सम्मिलित थे। राखल दास बनर्जी, दयाराम साहनी क्या थे? उसमें
सम्मिलित है और भी आदमी उसमें सम्मिलित है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन में संबंधित नहीं थे, या डी इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर डी होगा इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा वह डी होगा, बी ए स्मिथ इसमें से क्या थे, शामिल नहीं थे। कौन, बी ए स्मिथ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के उत्खनन में शामिल नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा कि बोग, बोजक, बोगज कुछ ही है, बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि, बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि क्या है, बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि वहां से अभिलेख प्राप्त हुए और उसमें वैदिक देवी देवताओं के वर्णन मिलता है। दूसरा क्या है, मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र जाना जाता है। तीसरा, वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहीं से हुई है, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ये पूछा जा रहा है कि बोजक कोई का महत्व इसलिए है कि इसमें क्या, वहां अभिलेख प्राप्त हुआ, वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। दूसरा, मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच का व्यापारिक संबंध जो होता है ना, यहीं से मिलता है। तीसरा कारण, वेदों के मूल ग्रंथ की रचना यहीं से हुई है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा इसका सही उत्तर। वहां से अभिलेख प्राप्त हुआ, बोजक गोई से क्या हुआ था, अभिलेख प्राप्त हुआ और उसमें हमारे देवी देवताओं के यानी वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ए होगा। वहां से अभिलेख और वैदिक देवी देवताओं के क्या मिला है, देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। यह पूछा जा रहा है कि किस नदी के तट पर लड़ा गया था। गंगा, कावेरी, देखिए यहाँ छूटता है, कावेरी, ब्रह्मपुत्र या परुसनी। परुसनी, तो इसका जो सही उत्तर होगा परुसनी होगा, जिसमें 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो गंगा नहीं, कावेरी नहीं, ब्रह्मपुत्र नहीं, परुसनी के तट पर 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। किस नदी के, परुसनी नदी के तट पर 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को क्या कहा बाबू, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। पहला है 7वां मंडल, दूसरा है 8वां मंडल, तीसरा है 9वां मंडल और 10वां मंडल। जैसे आप वैदिक युग पढ़िएगा ना, उसमें ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा, मंडल, ऋग्वेद, अर्थवेद, ये सब आपको उसी में पढ़ने को मिलेगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा 9वां मंडल है, जो क्या है, ऋग्वेद का समर्पित है। ऋग्वेद में जो कौन सा मंडल सोम है वह किसके लिए समर्पित है, तो 9वां मंडल के लिए समर्पित है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा बाबू, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किससे संबंधित है, इंद्र और उसका हाथी, जो इंद्र और उसका हाथी, इंद्र का हाथी जो ऐरावत है, उर्वशी और स्वर्ग। उर्वशी एक परी है, मनुमती है, इंद्र का जो नाचा जाता है नर्तकी, परी उसी को बोला जाता है, तो वही है। पौधा और जड़ी बूटियों से संबंधित है, पौधा और जड़ी बूटियों से। सोम और इस पर नामकृत देवता। तो अभी तो इसका उत्तर हम लोग देखे थे कि सोम किसके कौन सा मंडल के लिए समर्पित है, तो 9वां मंडल के लिए समर्पित है। कौन सा मंडल के लिए, 9वां मंडल के लिए समर्पित है। सोम किसके लिए समर्पित है, 9वां मंडल के लिए समर्पित है। तो अभी देखे थे सोम किसके लिए समर्पित है, तो 9वां मंडल के लिए सोम समर्पित है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। 15 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। जो गायत्री मंत्र है वह किस पुस्तक में मिलता है। पहला है उपनिषद,
दूसरा है भागवत गीता, तीसरा है ऋग्वेद, चौथा है रामायण। तो जो उपनिषद में गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? उपनिषद में नहीं, भागवत गीता में भी नहीं, वह किस में मिलता है? ऋग्वेद। वेद हमारे कितने हैं? 4, अर्थवेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो वेद कितने प्रकार के हैं? 4 वेद, 4 प्रकार के वेद हैं। उसमें से किसमें गायत्री मंत्र मिलता है? तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो यो न प्रचोदयात्। सही से उच्चारण हमसे भी नहीं होता। जब हम लोग बच्चा में हरनौत पढ़ते थे तो उस समय गायत्री मंत्र जब शुरू हम लोग दूसरे स्कूल से उस स्कूल में आए थे तो पहले प्रार्थना, प्रेयर, फिर गायत्री मंत्र। जब हम लोग स्कूल सुबह पहुंचते थे तो प्रेयर पर और गायत्री मंत्र। जब छुट्टी होता था तो सिर्फ शायद प्रार्थना और गायत्री मंत्र दोनों समय होता था। जब शुरू नहीं आता था ऐसे करके धीरे धीरे उन्होंने बोलते हम लोग को फिर याद हो गया गायत्री मंत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? योग, सांख्य, न्याय, वैश्विक या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो किसने क्या था? वैश्विक ने क्या था? परमाणु सिद्धांत का क्या था? प्रतिपादन इसका क्या था? इसका सही उत्तर क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलेंगे, मतलब 17 की ओर चलेंगे। क्या कह रहा? महावीर स्वामी का जन्म कहां पर हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था कहां पर हुआ था? बताइए। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। ये भी कोई पूछने वाला है, ये एकदम सबसे आसान क्वेश्चन, इक्का दुक्का क्वेश्चन। महावीर स्वामी का जन्म कहां पर हुआ था? तो कुंडग्राम में। यदि आपसे पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? लुम्बिनी कपिलवस्तु जो अभी नेपाल में पड़ता, उनको ज्ञान कहां प्राप्त हुआ? तो गया में बोधि वृक्ष के नीचे, जो पीपल का वृक्ष है उसके नीचे इनका ज्ञान प्राप्त हुआ था। मरे कहां थे? तो सोमनाथ में मरे थे वो, जो अभी कहां पर है? शायद बस्ती उत्तर प्रदेश के नजदीक है। और ये कहां मरे थे? तो पावापुरी में ये मरे थे। तो इनका जो जन्म हुआ था कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली लिच्छवी, जो वैशाली लिच्छवी में पड़ता है। बोला जाता है कि लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र सबसे पहले इन्हीं के राज से निकला था। सबसे पहले लिच्छवी वैशाली से, लिच्छवी शायद गलती होगी, लिच्छवी वैशाली से इन्हीं के यहां से महावीर स्वामी का जो राज था इन्हीं से, मतलब बिहार से ही पूरे संसार को लोकतंत्र क्या मिला था। तो यहीं से मतलब महावीर स्वामी के जन्म स्थान कुंडग्राम है। कहां पर पड़ता है? तो लिच्छवी वैशाली में इनका ये पड़ता है कुंडग्राम। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलेंगे। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? अब बोल रहा जा रहा है कि मृत्यु, तो इनका जो मृत्यु अभी मैंने बताया कि इनका जो मृत्यु हुआ था महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? राजगीर नहीं, सांची नहीं, समस्तीपुर नहीं, कहां पर है? पावापुरी में इनका मृत्यु हुआ था। राजगीर से 10 या 20 किलोमीटर के नजदीक पर है, या 10 किलोमीटर बोलिए पावापुरी। तो वहीं पर भगवान महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ था। उनका अच्छा खासा वहां पर क्या बोला जाता है, जो जैन धर्म से रिलेटेड है वहां पर देखने को मिल जाएगा आपको। राजगीर में भी जैन धर्म से रिलेटेड देखने को मिल जाएगा। राजगीर में दोनों मिल जाएंगे, जैन और बौद्धिस्ट दोनों मिल जाएंगे। आप गया चले जाएंगे, गया में भगवान बुद्ध का बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है। वहां जाइएगा तो चाइनीज लोग, तिब्बत लोग, बहुत सारा वहां आपको देखने को मिल जाएंगे इनसे रिलेटेड। मतलब ये लोग भारत से जैन और क्या बौद्धिस्ट बहुत ज्यादा भारत से, मतलब ये भारत में ही शुरू हुए, लेकिन भारत में ये कम गए और सबसे ज्यादा कहां पर हो गए? जापान, तिब्बत, चाइना, ये सब क्या बौद्धिस्ट को बहुत ज्यादा मान्यता देते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है बाबू? देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन बना था?
भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन बना था? तो जामिल, योशुद, विपिन या प्रभास। ये जो प्रभास है हमारा बच्चा का नाम है, तो प्रभास नहीं बना था। इसका जो सही उत्तर क्या होगा? जामिल जो था भगवान महावीर स्वामी का पहला शिष्य बना था। प्रभास हमारा बड़ा बच्चा का नाम है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जामिल होगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा बाबू? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? जो महावीर स्वामी थे, जो 24वें और सबसे अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। महावीर स्वामी कौन? सबसे अंतिम 24वें और अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। कौन? महावीर स्वामी। तो इनका जो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन कहलाता है? तो एक है 12 अंग, एक है 12 उपांग, एक है 14 पूर्व, एक है 14 उप पूर्व। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह सी होगा। 14 पूर्व जो है पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता। कौन? निम्नलिखित में से कौन सबसे? तो 14 पूर्व जो है पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 21 की ओर चलेंगे। 21 क्या कह रहा है बाबू? 21 कह रहा कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी में नहीं, गलत है। लुम्बिनी में इनका तो जन्म हुआ था। लुम्बिनी का फिर वास्तु में इनका क्या होता है? जन्म हुआ था। पाटलिपुत्र, सारनाथ, वैशाली। वैशाली तो वैशाली देखिए, यदि ऑप्शन को छांटना होगा ना तो ऑप्शन को पहले ऐसे छांटे। यदि आप पढ़े हैं, गौतम बुद्ध के बारे में आप पढ़े हैं, तो आपको याद होगा, कुछ ना कुछ बात तो याद आ ही जाएगा। तो लुम्बिनी जन्म स्थान पर कोई रहकर दे सकता है, बाकी इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में, लेकिन इनका लुम्बिनी से सिर्फ जन्म के ही संबंधित पूछा जा सकता है, तो लुम्बिनी साफे हट जाएगा। सारनाथ, सारनाथ भी इनका मृत्यु का समय शायद या कुछ और था, तो सारनाथ भी नहीं। वैशाली से इनका उतना संबंध नहीं रहा, तो बचा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र से इनका अच्छा खासा संबंध रहा था, तो पाटलिपुत्र ही इसका सही उत्तर क्या होगा? पाटलिपुत्र। अरे धर्म चक्र परिवर्तन जो बोला जाता है वो सारनाथ में हुआ था। ये मरे वही थे, मरे थे जो धर्म चक्र परिवर्तन जो कहां पर धर्म चक्र जो परिवर्तन हुआ था वह सारनाथ में हुआ था, पाटलिपुत्रा में नहीं हुआ था। पाटलिपुत्रा में नहीं हुआ था, कहां पर? सारनाथ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ था? लुम्बिनी में। बोध गया, कुशीनगर या कपिलवस्तु? महापरिनिर्वाण कुशीनगर में, यानी मृत्यु हुआ था। धर्म चक्र परिवर्तन मृत्यु से रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 ये मृत्यु से रिलेटेड नहीं है। धर्म चक्र परिवर्तन कहां पर हुआ था? सारनाथ में इसका सही उत्तर है। और इसका जो सही उत्तर होगा, 22 का जो सही उत्तर होगा मैं आपको बता रहा हूं, ये इनका मृत्यु से रिलेटेड है। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां पर हुआ था? तो कुशीनगर, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहां पर हुआ था? कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 को देखते हैं। 23 क्या कह रहा बाबू? क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? जैन नहीं, पारसी नहीं, हिंदू नहीं, बौद्ध का। त्रिपिटक जो है किसका है? बौद्ध का धार्मिक पुस्तक है। यदि आपसे पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन, तो बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन? गौतम बुद्ध। इनका जन्म कहां हुआ? कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक स्थान, कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पर, जो अभी प्रेजेंट में नेपाल में पड़ता है। इनका ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुआ? तो इनका ज्ञान की प्राप्ति गया में, बोधि वृक्ष के नीचे, जो पीपल का वृक्ष है। इनकी पत्नी का क्या नाम है? यशोदा। इनकी पत्नी का नाम है यशोदा।
शायद यशोदा ही नाम होगा। उर्मिला नहीं, यशोदा। हाँ, तो ये त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो बौद्ध का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 की ओर चलते हैं। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? त्रिरत्न या तीन रत्न या जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वह किससे संबंधित है? पारसी से संबंधित है। बौद्ध से भी नहीं, हिंदू से नहीं, और फिर बौद्ध से आ गया तो नहीं। किससे संबंधित है? पारसी से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 को जी का नाम वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 का रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? उन्हें बोला जा रहा है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता नहीं है। तो इसमें बहुत चीज ऐसा है बनु ऐसे समान नहीं है। जैसे जैन धर्म में जो होता है श्वेतांबर और दिगंबर होते हैं इसमें, और बौद्ध धर्म में जो होते हैं हीनयान और महायान। तो इसमें बौद्ध धर्म में एक होते हैं कि बुद्ध को मूर्तियों को मानते हैं, और एक होता है कि बुद्ध की मूर्तियों को नहीं मानते हैं, सिर्फ बुद्ध को मानते हैं बाकी उनकी मूर्तियों को पूजा नहीं करते हैं। ये होता है हीनयान और महायान। ये बौद्ध में होता है कि एक बुद्ध की मूर्तियों को पूजा करते हैं, एक बुद्ध की मूर्तियों को पूजा नहीं करते, वो भगवान बुद्ध को सिर्फ मानते हैं। और जैन धर्म में ये होता है कि एक श्वेतांबर होते हैं, एक दिगंबर होते हैं। उसमें एक कपड़ा पहनते हैं और दिगंबर, और एक नंगा रहते हैं। तो ये जैन धर्म में और बौद्ध धर्म होते हैं। तो उसमें पूछा जा रहा है कि इन दोनों में कौन सा एक समान चीज नहीं होता है? तो आत्मदगन जो होता है इसमें समान नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कौन सी का रहा? क्वेश्चन नंबर 26 का रहा बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? शायद ये 9वां या 6ठा होगा। 9वां नहीं, कौन सा पीढ़ी का? शायद ये पुराना क्वेश्चन होने के कारण मैं बहुत इससे पीछे से उठाया हूं, तो ये पुराना क्वेश्चन होगा। तो ये कहा क्या दिखा रहा? चतुर्थ दिखा रहा है, पंचम दिखा रहा है, क्या दिखा रहा? पंचम दिखा रहा है। इसका सही उत्तर इस क्वेश्चन के अनुसार पंचम होगा। ये शायद बीपीएससी का 2000 या 2002 का ये क्वेश्चन है, तो इसमें पंचम दिखा रहा है। अभी शायद उसका 8वां या 9वां पीढ़ी है वो। पंचम तो 5वां होगा जी, 8वां या 9वां पीढ़ी कहां से होगा? नहीं, 5वां ही इसका पीढ़ी होगा। कौन होगा? 5वां पीढ़ी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। बराबर की गुफाओं का उपयोग किस आश्रय गृह के रूप में किया गया था? आजीविकों के लिए, जैनों के लिए, थारुओं के लिए या तांत्रिकों के लिए? किसके लिए किया गया था? आजीविकों के लिए किया गया था। किसकी गुफाएं? बराबर की गुफाओं किसके लिए किया गया था? आजीविकों के आश्रय गृह के लिए उपयोग किया गया था। किसका? आजीविकों के लिए। अभी बराबर में भगवान शिव का मंदिर है, तो जैसे सावन का महीना आता है तो हम लोग का जो घर है ना, उसी से कवरिया मतलब घर के एकदम सामने से कवरिया लोग ढेर सारा जल उठा के सोमवार जाते हैं। ऐसे सोमवार भी जाते हैं, ऐसे रेगुलर भी बराबर सावन में पूरे सावन बराबर जाकर भगवान शिव पर क्या करते हैं? जल चढ़ाते हैं। तो बराबर की पहाड़ पर भगवान शिव का मूर्ति है, तो वहां सावन के सावन ज्यादा भीड़ रहता है। सावन में जो सोमवार का दिन रहता है उसमें ज्यादा भीड़ रहता है। ऐसे भर सावन वहां पर जल चढ़ाता है भारी मात्रा में वहां पर। तो हम लोग के घर के सामने से बराबर जाने के लिए रास्ता है। चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? आजीविकों के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है बाबू कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आनंद या मखलिक गोसाल या रहुलोभद्र या उपाली? तो इसका जो सही उत्तर होगा यही होगा। क्या होगा? मखलिक गोसाल। इसका सही उत्तर क्या होगा? मखलिक गोसाल, जो इसका आजीवक के
संप्रदाय के क्या थे, संस्थापक थे। इसका सही उत्तर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है बाबू? क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि पाटलिपुत्रा के संस्थापक कौन था। अब ये नहीं देख लेना कि अशोक, महापद्मानंद, बिंबिसार। क्वेश्चन को एक बार अच्छा से देखना है। जो पाटलिपुत्रा के संस्थापक जो था बिंबिसार, अशोक, महापद्मानंद, ये सब बिंबिसार। अशोक तो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। महापद्मानंद जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य से पहले का था। ये महापद्मानंद घनानंद का पिता था। तो घनानंद को ही हराकर जैसे मौर्य वंश क्या था, मौर्य वंश का जो राजा था शुरू से राजा नहीं था। महापद्मानंद जो था मगध को बनाया था, अच्छे से सुदृढ़ किया था और मगध को एक साम्राज्य के रूप में बनाया था। कौन? महापद्मानंद। लेकिन उसका जो बेटा हुआ घनानंद वो साला निकम्मा निकला, वो कुछ नहीं करता था। देखते ना सीरियल तीरियल भी दिखाता तो एनी टाइम तनक धीना करता है, शराब उराब पीता है। हमको तो लगता है ना कि इतिहास में जो है ना लमसम 100 में से 90% ये देखा जाए कि जिसका पिता अच्छा है ना उसका बेटा निकम्मा निकलता है, और जिसका बाप खराब हो उसका पिता अच्छा निकल जाता है। ये इतिहास का हमको लगता है सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। अब जैसे मान के चलिए कुछ कुछ ऐसे राजा हैं कि जिसके बाप भी अच्छे हैं, पिता भी अच्छे हैं। तो उसी तरह से जैसे ये महापद्मानंद हुआ, ये मगध के लिए बहुत अच्छा काम किया था। उसी के जो काम किया था उसी पर घनानंद चलता रहा। लेकिन जब घनानंद जो था किसको, चाणक्य को अपने दरबार में धक्का मार के उसको गिरा दिया। तब चाणक्य ने कसम खाया था कि मैं कसम खाता हूं कि तुम्हारे साम्राज्य को क्या कर दूंगा, विनाश कर दूंगा। तब चाणक्य ने किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को उसने पकड़ा और उसको ट्रेन किया। और धीरे धीरे ट्रेन करते उसने एक बार सेना उना तैयार करके उसने क्या किया, उतना बड़ा साम्राज्य जो मौर्य साम्राज्य था, मगध साम्राज्य, मगध का जो राज था उसमें धनानंद जो राजा था उसको हराकर किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को वहां पर सम्राट बनाता है और सम्राट बनाकर अखंड भारत का निर्माण करवाता है। तो जो पाटलिपुत्रा का जो संस्थापक था उदयन था। कौन? उदयन पाटलिपुत्रा का असली में संस्थापक था। फिर पाटलिपुत्रा में गुप्त वंश, मौर्य वंश, सभी वंश, हर्यक वंश, सभी वंशों ने यहाँ पर ही शासन किया था। तो पाटलिपुत्रा का संस्थापक कौन था? उदयनी था। कौन था? उदयनी था पाटलिपुत्रा का संस्थापक। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्रा का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? किस शासक के द्वारा पाटलिपुत्रा का राजधानी के रूप में चयन किया था? अजातशत्रु या उदयन द्वारा या कालाशोक द्वारा या कनिष्क द्वारा? अजातशत्रु नहीं, तो जो पाटलिपुत्रा नगर का जो संस्थापक जो था कौन था? उदयन। और इसी ने ही पाटलिपुत्रा को राजधानी बनाया था। किसने? उदयनी ने भी पाटलिपुत्रा नगर का संस्थापक ने ही इसको राजधानी घोषित किया था। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे। 31 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्रा को बसाया था? वही क्वेश्चन को बार बार पूछा जा रहा है घुरा फिरा कर। तो निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? किस राजा ने? तो इसका जो सही उत्तर होगा कौन होगा? उदयनी ने ही पाटलिपुत्र को बसाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर अब नहीं होगा, तो क्वेश्चन नंबर 31 तक हम लोग देख लिए। जो एंशिएंट इंडिया का था इसको हम लोग ने 100 क्वेश्चन तैयार किया। उस 100 क्वेश्चन को करवाकर आपको पहले फिर मैं साइंस का 100 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर भूगोल का कराऊंगा, फिर मैं मॉडर्न का 100 क्वेश्चन लेकर आपके सामने आऊंगा। तब तक आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।